Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है और फाइनेंस मैनेज्ड है। तो आइए दोस्तों, आज से हम लोग सफर शुरू कर रहे हैं हमारा ऑफिशियली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस के साथ। तो दोस्तों, ऑल्दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने एक पहला लेक्चर ले लिया है, बट मैं उसको ऑफिशियल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें हमने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं किया। वो पूरा लगभग हमारा जो 70 मिनट्स 80 मिनट्स का जो लेक्चर था, दैट वाज जस्ट ऑन द एनालिसिस ऑफ अवर बुक। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग आपकी बुक के साथ अगर 80 मिनट्स का एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि किस लेवल का एनालिसिस हमारा होता है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी बुक्स के बारे में जाना कि आखिर हमारी बुक्स में क्या क्या कवरेज है, क्या कुछ नहीं है। आखिर क्या कुछ नहीं है? एवरीथिंग, नथिंग। आपको कुछ भी बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बुक्स में कवर्ड है स्टडी मटेरियल का हर एक क्वेश्चन, सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट जो इशूड है उसका, पास्ट मोर देन 20 ईयर्स के, मतलब पास्ट मोर देन 20 अटेम्प्ट्स के, लगभग 25 to 30 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आपका आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर और आपका वर्कबुक। इन 5 सोर्स, यही 5 सोर्स होते हैं आप लोगों के सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इन 5 सोर्स का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमारी बुक में अवेलेबल है। चाहे वो बात हो प्रैक्टिकल की, चाहे वो बात हो थ्योरी की, चाहे वो बात हो एमसीक्यू की। तो आइए दोस्तों, अब इसी कड़ी में आज से हम लोग हमारा ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है ना, इसमें हम लोग केवल हमारा, ऑल्दो आप केवल वीडियो देख रहे हैं, बट आप लोगों को ये रियलाइज होगा कि दैट इज जस्ट 1-to-1 कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। तो आइए हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्यों पढ़ना है। सर, क्यों का जवाब तो हमारे पास है, क्योंकि हमारे सीएमए इंटर के अंदर ग्रुप 2 में 50 नंबर, जी हां, पूरे 50 मार्क्स की कवरेज के साथ आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये रीजन है सर। मैंने कहा ये तो है ही है, ये तो है ही है रीजन, लेकिन क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बीइंग ए सीएमए, आप लोगों के लिए जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो है फाइनेंस सेक्टर। जी हां, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर किसी सेक्टर में आप लोगों के लिए होती है, तो वो है आपका फाइनेंस सेक्टर। तो आप लोगों के लिए फाइनेंस का हर एक चीज आपके साथ डिस्कस मैं करूंगा, यही सोचते हुए कि आप लोगों को हर एक चीज का बिल्कुल डीप मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकूं, और आप उसके साथ हर एक चीज को बिल्कुल टिप्स पे लॉजिक के साथ कर सकें। आइए, तो अब हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट का नाम है, बड़ा ही प्यारा नाम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हां, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने ना पहले कभी पढ़ा है, बट फिर भी आपने यूज किया है। सर, ये क्या बात हुई? मैंने कहा ना आपने पहले कभी पढ़ा है, बट स्टिल आप लोगों ने इस चीज को काफी यूज किया है। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप लोगों ने, ना सिर्फ आप लोगों ने, बल्कि आपके पूरे फैमिली मेंबर ने भी इस सब्जेक्ट को काफी यूज किया है। अच्छा सर, ऐसा है? तो आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर, इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमें समझ में आ रहा है। इस सब्जेक्ट के नाम में 2 वर्ड हैं, एक फाइनेंशियल, दूसरा मैनेजमेंट। तो आखिरकार इस नाम से, जैसा कि सब्जेक्ट के नाम से पता चल रहा है, यह सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और यह मैनेजमेंट करता है इसका, फाइनेंस का। जी हां दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं फाइनेंस को मैनेज करना। सर, मैनेजमेंट तो फिर भी हमें समझ में आता है कि किसी भी चीज को कैसे मैनेज करना है, कहां क्या करना है, उस चीज का प्रॉपरली अरेंजमेंट करना इज ए मैनेजमेंट, वो हमें पता है। बट सर, फाइनेंस क्या है? तो दोस्तों, वैसे फाइनेंस का काफी ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस को हम लोग कहीं ना कहीं लिंक करेंगे हमारे मनी से। जी हां, तो दैट मीन्स हम लोग हमारे मनी का अरेंजमेंट, वो हम लोग सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर।
अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लोग आपके साथ बड़ी से बड़ी कंपनीज का कैसे फाइनेंस का सब कुछ मैनेजमेंट होता है वो हम सीखेंगे। लेकिन मेरे स्टूडेंट जानते हैं बहुत अच्छे से कि आशुतोष सर बहुत ही आसान तरीके से हर एक चीज को लेकर के चलते हैं, और मेरा वही अंदाज रहेगा इस सब्जेक्ट के अंदर भी। अगेन जैसा आप लोगों के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में रहा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रहा, और डेफिनेटली आप लोगों के साथ जब फ्यूचर में सीएमए फाइनल में आप आएंगे तो एससीएम सब्जेक्ट में भी रहेगा। तो वही सेम सिनेरियो मेरा यहां रहेगा। भूल जाओ, माइंड से निकाल दो कि आज आपकी क्लास है। आ जाइए, आज हम लोग एक हमारा छोटा सा हमारे एक घर का फंक्शन करेंगे, और इस घर के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्या करें बताओ? शादी करा दें किसी की? अगर किसी की शादी कराने का फंक्शन हो तो फिर तो मजा आ जाएगा ना। मतलब घर में शादी पार्टी और क्या चाहिए। तो आइए हम लोग करते हैं, आज हमारे घर में एक शादी का फंक्शन अरेंज करते हैं। और शादी का फंक्शन किसका कराना है सर? हम ब्राइड साइड से कि ग्रूम साइड से? चलो आज हम आपके साथ अरेंजमेंट करते हैं ब्राइड साइड के साथ। जी हां, बहन की शादी कराते हैं आज हम लोग इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के अंदर। दोस्तों आप सब लोगों को पता है हमारा जो इंडियन कल्चर है, उस इंडियन कल्चर को अगर हम मानते हुए चलते हैं, ऑल्दो मैं उन सब चीजों के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर है, लेकिन जो हमारा इंडियन कल्चर है उस इंडियन कल्चर के अंदर ब्राइड जब भी दुल्हन की शादी हो रही होती है, दैट मीन्स दूल्हा और दुल्हन दोनों की होती है, लेकिन जब लड़की पक्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है हर एक चीज का अरेंजमेंट करना होता है। ऑल्दो दोनों साइड से अरेंजमेंट होता है, बट मैं यहां पर बात कर रहा हूं लड़की पक्ष से। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो सपोज से हर एक लेवल पर, मतलब कोई मिडिल क्लास फैमिली है, कोई अपर मिडिल क्लास फैमिली है, कोई अपर क्लास है, रिच फैमिलीज है, सबका अपना अपना एक बजट होता है। जी हां, सबका अपना अपना एक बजट होता है, सबका अपना अपना एक स्कोप होता है कि हाँ जी हम हमारी बेटी की शादी में, हम हमारी बहन की शादी में कुछ इतने रुपए तक का खर्चा करेंगे। हमने सोचा सपोज से मैं मेरी बहन की शादी करने का प्लान कर रहा हूं, तो मेरी बहन की शादी का अगर मैं प्लान करता हूं तो मैंने सोचा कि यार बहन की शादी है, लगभग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करना है। अब प्लान तो कर लिया, प्लान किया 40 से 50 लाख रुपए शायद खर्च कर लूंगा मैं मेरी बहन की शादी में। अच्छा सर, मेरे भाई मेरे बगल में खड़े थे, अच्छा बेटा 40 से 50 लाख रुपए खर्च करेगा? मैंने कहा हाँ। कितने रुपए हैं तेरे पास? मैंने कहा 4 से 5 लाख। तो भैया बोलते 4 से 5 लाख रुपए तेरे पास हैं, 40 से 50 लाख तुझे खर्च करना है, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे करेगा भाई? मैंने कहा एक जीरो एक्स्ट्रा लगा के 4 लाख आगे एक जीरो लगाया 40 लाख, ऐसा नो। मैं इस चीज के लिए मुझे डेफिनेटली, आपको पता है कि जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जहां पर आप लोगों को मार्केट से या कहीं से भी पैसा अरेंज करना ही होता है। जैसे कि आपको मकान बनाना है तो आपको बैंक से लोन लेना होता है, आपको घर में शादी करनी है तो आपको पैसे का अरेंजमेंट करना होता है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जहां पर आपको बच्चों की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां पर भी आपको अपने फंड का अरेंज करना होता है। तो यहां पर मैंने सोचा मेरी बहन की शादी में 40 लाख रुपए खर्च करने हैं, जेब में थे 5 लाख। अब पॉइंट अराइज होता है कि आखिरकार सर कहां से करोगे आप अरेंज? मैंने कहा भैया पैसा 5 लाख तो मेरे पास है, मतलब कि मेरा खुद का फंड 5 लाख रुपए है। मेरे पास शॉर्टेज कितनी है? 35 लाख की। इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा माइंड के अंदर पूरा माइंड मेकअप कर दूंगा मैं इस एग्जांपल के साथ आपको। तो मैंने सोचा कि भैया आज हम लोगों को क्या करना है, 40 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है टोटल, और टोटल रिक्वायरमेंट के साथ हमारे पास अवेलेबल है 5 लाख। 35 लाख मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करने हैं। अब ये 35 लाख रुपीस, पहले तो मेरे को ये पता चला, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जाना कि आखिर मुझे कितने रुपए की टोटल रिक्वायरमेंट होगी। मैंने कैलकुलेट किया, रिक्वायरमेंट थी समवेयर 40 लाख की। अब 40 लाख रुपीस का मैंने बजट सोच लिया कि इतना रुपए मेरे को खर्च करना है। अब मैंने उस रुपए के लिए अरेंजमेंट चालू किया। मैं अरेंजमेंट चालू करने गया तो आइए देखिए, मैं थोड़ी स्क्रीन चेंज कर लेता हूं। मेरे को 40 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना था, आपको पता है
इस 40 लाख के अरेंजमेंट में मैंने खुद के पास देखा तो मेरे पास थे 5 लाख। मैं गया जी बैंक के पास, बैंक वाले भैया मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मेरी बहन की शादी है। बैंक वाले भैया ने क्या बोला, लाओ सर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लाओ, आपकी बैंकिंग दिखाओ, हम आपके बैंकिंग और आपके इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर चेक करेंगे कि आपको कितने रुपए तक का हम लोग लोन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी भैया हम आपकी आईटीआर वगैरह सारी देख के हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे पाएंगे। और इस लोन पर अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बैंक मेरे से किसी तरह का कोई ब्याज प्राप्त करेगा? आंसर है डेफिनेटली यस। डेफिनेटली आपसे ब्याज मांगा जाएगा बैंक के द्वारा, नहीं तो बैंक कोई एनपीओ थोड़ी खोल के बैठे हैं कि हाँ भाई आओ पैसे लेकर के जाओ, जिसकी इच्छा हो जितना हो गुल्लक में से निकाल के ले जाओ, ऐसा नो। उन्होंने कहा हम आपको 20 लाख रुपए देंगे और आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगी 10%। 10% ब्याज की दर के साथ आपको 20 लाख रुपए का लोन दे दिया जाएगा। मैंने कहा ओके, अब क्या हो? मैंने कहा 5 लाख रुपए मेरे पास थे, 20 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन ले लिया, अब सर दूसरे वाले बैंक के पास चल जाओ। मैंने कहा नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आपका लिंक रहता है, तो आपको दूसरे बैंक से अब लोन दूसरा नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया काम खत्म। अब दोस्तों मेरे पास अभी भी 15 लाख रुपए शॉर्ट पड़ गए। तो मैंने सोचा कि यार मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस करता है काफी अच्छा खासा और बहुत अच्छा खासा कमाता है, मैंने उसके यहां से अनसिक्योर्ड लोन लेने का सोचा। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं। अरे भाई दोस्ती यारी में क्या सिक्योरिटी? क्या वो मेरे घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स रखवाएगा कि ला भाई तेरे को मैं 15 लाख रुपए दूंगा, घर के डॉक्यूमेंट रख के जा? नहीं, दोस्ती यारी का मामला था। उसने मुझे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, 15 लाख रुपए लेकर के जा, बहन की शादी है, तेरी बहन मेरी बहन। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा। मैंने बोला कि भाई यार देखो मैं आपसे पैसे तो लूंगा, लेकिन देखो मेरे को है ना लाइफ में कभी ऐसा नहीं चाहिए कि यार तेरा उस टाइम पे टाइम ऐसा था, तूने हमसे डिमांड की थी और मैंने तुम्हारी फ्री में मदद की थी। नहीं, मुझे आप बताओ कि आप मेरे से कितना रुपए चार्ज करोगे? तो उन्होंने कहा देखो भैया हम बाहर दूसरे लोगों से 2 रुपए सैकड़ा चार्ज करते हैं। ये नॉर्मली जो है, ये जब साहूकारों वाली जो रेट होती है ना, जब अनसिक्योर्ड मार्केट के अंदर जब लोन का टर्म चलती है तो होता है 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा। इसका अर्थ होता है 1 रुपया सैकड़ा, सैकड़ा होता है 100 और 1 का मतलब 1, तो इसका मतलब 100 रुपए का अगर लोन है तो आपका 1 रुपए का ब्याज है। सर क्या पूरे साल का? नो, महीने का। तो अगर आपको कहीं ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो आपको मैं बता देता हूं। 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, अगर ये टर्मिनोलॉजी आपने कभी सुनी हो तो वेल एंड गुड, नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूं। 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, सपोज से उन्होंने कहा 1 रुपया सैकड़ा। अब 1 रुपया सैकड़ा का मतलब होता है प्रति माह 1, तो पूरे साल भर में 12। तो 15 लाख रुपए मैंने 12% पर अरेंज किए। क्या मेरे पास शादी के लिए सारा पैसा अरेंज हो गया क्या? यस सर, आपने जो सोचा था वो अरेंज हो गया। आपको 40 लाख रुपए चाहिए थे, 5 लाख आपके पास थे, 20 लाख आपने बैंक से लोन ले लिया, 15 लाख रुपए आपने अपने फ्रेंड से ले लिया, टोटल मिलाकर के आपके पास अरेंज हो गए हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, 40 लाख रुपए मेरे पास अरेंज हो गए। 40 लाख रुपए मेरे अरेंज हो गए। अब मैंने सोचा कि भैया आपने 40 लाख रुपए अरेंज तो कर लिए, लेकिन इस 40 लाख रुपए को खर्च किस तरह से करना चाहेंगे आप? इस 40 लाख को खर्च करने की भी तो कोई प्लानिंग की होगी। मैंने कहा बिल्कुल की है। मैंने कहा देखो ध्यान से, मैंने मेरी बहन को शादी के अंदर एक गिफ्ट में कार देनी है जिसकी प्राइस रहेगी समवेयर 14 लाख। मुझे शादी के अंदर कुछ कैश भी एज ए गिफ्ट बहन को देना है, समवेयर 11 लाख। मुझे हमारे घर के सभी लोगों के गारमेंट्स, कपड़े वगैरह जो पहनने के हैं उनकी भी मेरे को प्रिपरेशन करनी है। तो गारमेंट्स के अंदर सपोज से मेरा 3 लाख रुपीस का खर्चा लगेगा। कुछ लोग जो हमारे आएंगे शादी वगैरह में उनको भी हमको गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ेंगे, उसके अंदर 2 लाख का खर्चा आएगा। तो समवेयर ये कितना हो गया आपका 25 + 5 30। और फिर बाकी बच गया मैंने कि हाँ भैया शादी वाला जो इवेंट है जिसमें अपना रिसोर्ट गार्डन वगैरह बुक करना है वो, और वहां का डिनर का, ये सारा खर्चा मिला के 10 लाख। ऐसा करके मैंने ये प्लान बनाया।
मैं ऐसा करके मैंने ये प्लान बनाया, इस तरह से मैं खर्च करने लगूंगा। दोस्तों मैंने क्या किया आखिरकार, मैंने पूरा सबसे पहला काम, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट असलियत में। मतलब कि बाकी तो क्या है ना, अगर हम लोग थियोरेटिकली बात करें तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सॉरी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट केवल यही है। क्या किया इसमें हमने, सर आपने सबसे पहले क्या किया, आपको कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, उस अमाउंट को आपने अरेंज किया, जिसे हम लोग अरेंज बोल दो चाहे प्रोक्योर करना बोल दो, क्योंकि आपके टेक्निकली अगर हम बात करें तो आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज की बात करते हैं तो इट्स नॉट एन अरेंजमेंट, इट्स ए प्रोक्योरमेंट। ऑल्दो दोनों का मतलब सेम है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या प्रोक्योर किया सर आपने, मैंने कहा ये 40 लाख रुपए का जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, इस चीज को प्रोक्योर किया, तो इसे बोलेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। इसे हम बोलेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। मतलब कि, और फंड का मतलब क्या है मनी भाई, पैसे का अरेंजमेंट सबसे पहला काम, जिसके सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। खुद के पास के पैसे, कुछ बैंक से लोन ले लिया, कुछ दोस्तों से पैसा ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसा अरेंज करना। और इस पैसे के एवज में अगर आपने कुछ राशि एज ए इंटरेस्ट, जो भी आपको देने वाला था, जो भी आपका लेंडर था, उसको अगर आपने, चाहे वो बैंक हो चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, उसको अगर आपने रिटर्न में कुछ भी पैसा दिया एज एन इंटरेस्ट, तो वो क्या कहलाएगा। मुझे सोच के बताओ, ये मुझे 10% क्यों देना पड़ रहा है, या ये 12% मुझे क्यों देना पड़ रहा है, मुझे क्योंकि ये 20 लाख रुपए चाहिए, मुझे यहां से ये 15 लाख चाहिए, इस कारण से मुझे ये 10% और 12% देना पड़ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, दैट मीन्स मुझे फंड अरेंज करना था, और उस फंड को अरेंज करने के लिए मुझे कुछ पैसा एक्स्ट्रा, मतलब कि 20 लाख रुपए के लिए 20 लाख की जगह मैंने 24 लाख रुपीज पे करे, एज ए 4 लाख रुपए मैंने एज ए इंटरेस्ट पे किया। तो ये 4 लाख रुपए क्या था बेसिकली, सर ये 4 लाख रुपए मेरे को ये 20 लाख रुपए अरेंज करने के कारण से, ये 20 लाख रुपए अरेंज करने के कारण से मेरी ये कॉस्ट लगी, ये 20 लाख रुपए अरेंज करने के कारण से मेरी ये कॉस्ट लगी 4 लाख रुपए। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये मेरी फंड को अरेंज करने की कॉस्ट है, क्या ये फंड को अरेंज करने की कॉस्ट है। और अगर बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये कैपिटल को अरेंज करने की कॉस्ट है, और इसी को हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि कैपिटल को अरेंज करने के कारण से जो रिटर्न में आपको कॉस्ट पे करनी पड़ी, दैट विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो सर क्या ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट हो सकता है, मैंने कहा यस, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, और डिफरेंट ही होगा। और सर ये डिफरेंट कैसे होता है, सर एक चीज समझ नहीं आई, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हम सुनते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लोगे 8% पर होम लोन मिलता है, प्राइवेट बैंक से लोगे 9% पर होम लोन मिलता है, कोई अदर इंस्टीट्यूशन से अनसिक्योर्ड लोन की, मतलब कि कोई भी चीज मॉर्गेज नहीं है, मॉर्गेज इन द सेंस आपको पैसा चाहिए, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करो, और ताकि कल को अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके वो पैसा अरेंज कर लेंगे। तो वो होता है सिक्योर्ड लोन। चाहे अब वो सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपका घर का लीगल डॉक्यूमेंट आपने एज ए मॉर्गेज रख दिया, हो सकता है आपके कार के पेपर, हो सकता है आपने गोल्ड लोन लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स अवेलेबल है मार्केट में, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन पॉइंट अराइज होता है, सर ऐसा क्या लॉजिक है फिर कि सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट सबकी अलग अलग है। तो दोस्तों वो सबकी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करती है ओनली एंड ओनली रिस्क पर, कि किस लेवल की रिस्क है।
एक तरफ आपने अपने मकान का पट्टा, दैट मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट्स रखा, आपके मकान की कीमत 50 लाख रुपए की है और आपको लोन चाहिए था ओनली 10 लाख का। अब मुझे एक चीज बताओ, 50 लाख रुपए के आपने अपने घर के जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो ऐसे गिरवी रख दिए और उसके बेसिस पर आपने लोन लिया ओनली 10 लाख। क्या बैंक वाला सिक्योर्ड है? आंसर है यस। तो सिक्योर्ड होगा तो डेफिनेटली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन के ऊपर कोई सा भी बैंक लोन देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास कोई भी घर का कोई भी कागज नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ही नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लोन चाहिए, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली वो उसके हिसाब से मैं अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं दूंगा, कोई भी मॉर्गेज नहीं दूंगा, तो अनसिक्योर्ड लोन पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों? ताकि उनको ये जो उन्होंने रिस्क उठाई है, इस रिस्क के एवज में उनको एडिशनल बेनिफिट मिले। मैं काफी बार ये लाइन यूज करूंगा, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। अब आप मुझे एक चीज बताओ, सोच के, दो लोग हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से पास हुआ, एक सपोज से सीएमए है, दो फ्रेंड। मैं यहां पर किसी भी तरह से मैं किसी को भी बेटर नहीं बोल रहा हूं, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, इट्स एन डिस्क्लेमर, ध्यान सुनिएगा। दो फ्रेंड है, पास हुआ, एक फ्रेंड कहता है कि नहीं भैया मैं जॉब करूंगा, दूसरा फ्रेंड बोलता है नहीं भैया मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं मेरा खुद का कोई काम करूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जॉब वाले को शुरुआत के अंदर सैलरी मिलेगी? क्या एंटरप्रेन्योर को किसी तरह की कोई सैलरी मिलेगी? नो, नहीं मिलेगी। क्या जॉब वाले को हाइक मिलेगा? यस सर, आज जॉब वाला 10 लाख पे लगा है, अगले साल 12 लाख हो जाएगा, फिर 15 लाख हो जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो सर 0 से लेकर के करोड़ तक की लिमिट है, 0 से लेकर के करोड़ तक की लिमिट है। क्या जॉब में जीरो वाला केस है? क्या जॉब में जीरो वाला केस है? आंसर है नो सर, जॉब में जीरो वाला केस नहीं है। आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। हो सकता है कि कोई कभी कभार रिसेशन का टाइम हो तो आपको हाइक ना मिले, लेकिन जॉब में ऐसा केस नहीं है कि आपको बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर जॉब छोड़ के घर बैठ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं सामान्य बुद्धि के लोगों की बात कर रहा हूं, असामान्य लोगों की नहीं। लेकिन एंटरप्रेन्योर की बात करें तो हो सकता है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसका मार्केट किस लेवल का है और वो उसमें किस तरह का पेशेंस रख पाता है। तो हो सकता है कि वो लॉस भी हो जाए, जीरो नहीं माइनस में भी हो सकता है। सपोज से मैंने कोई फैक्ट्री डाली और उसके लिए मशीनरी वगैरह सब कुछ खरीद ली और मशीनरी वगैरह खरीद के मैं बिजनेस करना चाहता हूं। अब लेकिन मुझे ध्यान से सुन के बताइए, मैंने बिजनेस के अंदर मशीनरी डाल दी, कितने की? 5-10 लाख रुपए की। बिजनेस करने बैठा, पता पड़ा कि जिस चीज का बिजनेस कर रहा था उस चीज का मार्केट ही खत्म हो गया, रिसेशन बिल्कुल खत्म। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सरवाइव कर सकूं, क्योंकि मेरा रेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही थी, मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन सपोज मैं एक ऐसे बिजनेस में गया और जहां पर मैंने गया और जाते ही मेरा किस्मत चमक गई, साल 2 साल 3 साल का पेशेंस किया, काफी हार्डवर्क किया। क्या मुझे एक चीज बताओ, वहां पर अब ये बंदा करोड़ पर पहुंच सकता है क्या? आंसर है यस, ये बंदा साल के करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है और वो भी बहुत जल्दी, रादर इन कंपैरिजन टू द जॉब। बट अगर एट द सेम टाइम बात करें तो जॉब वाला जो बंदा है वो क्या था? वो सिक्योर था। जॉब वाला बंदा सिक्योर था। क्यों सिक्योर था? क्योंकि उसे पता था कि भैया कुछ भी हो चाहे ना हो, 1 तारीख को भाई के जेब में 1 लाख रुपए की सैलरी आनी है। एंटरप्रेन्योर को पता ही नहीं था कि कब रात को 2 रुपए भी लेकर के जाऊंगा कि नहीं लेकर के जाऊंगा, लेकिन उसने रिस्क उठाई, 4 साल 5 साल अपने आप के टाइम इन्वेस्ट किया और एट द एंड रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि इन्होंने, एंटरप्रेन्योर वाले भैया ने रिस्क उठाई, और हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतनी ज्यादा रिटर्न होगा। तो वही बैंक के एग्जाम्पल पे आप लोगों को कनेक्ट करता हूं। एक बैंक है जो कहता है कि मैं अनसिक्योर्ड लोन नहीं दूंगा, मैं अनसिक्योर्ड लोन नहीं दूंगा, लेना है तो सिक्योरिटी दो अन्यथा मत दो। दूसरा बैंक कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, आप तो आ जाओ, मैं लूंगा रिस्क। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रिस्क लेगा तो रिटर्न भी ज्यादा ही पाएगा। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट कि रिस्क का क्या फैक्टर होता है। तो आपके रिस्क के कारण से
आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अकॉर्डिंगली हायर और लो हो सकती है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, दिस वाज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोक्योरमेंट। अब आपको पता है, चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो मुकेश अंबानी जी ही क्यों ना हो, चाहे वो अडानी जी ही क्यों ना हो, लेकिन सबके पास जो फंड है, वो फंड जो है उसका क्या ऐसा है कि मुकेश अंबानी जी आए, अरे यार आज भाई का मूड नहीं है, आज भाई है ना मरीन ड्राइव पर जाएगा, मरीन ड्राइव पर जाकर के कुछ नहीं है 2-2 हजार की गड्डी समुद्र के अंदर डाल के आएगा, ऐसा नो। वो लोग भी हर एक एक रुपए का प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए चलते हैं सर। वो अब सबके लिए अपना अपना लेवल अलग है। हो सकता है कि हम लोग 1000 रुपीज के शूज पहन ले और किसी के लिए 15,000 के शूज भी चीप लगे। सबका अपना अपना सोच है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हमने यहां पर प्रॉपरली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किया, जितनी हमको रिक्वायरमेंट थी हमने फंड को अरेंज किया। देन उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर इस फंड को कहां कहां यूटिलाइज करना है वो हम लोगों ने किया। तो दिस वाज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और इसको हम लोग दूसरे नाम से बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि आखिरकार किस तरह से अप्लाई किया आपने अपने फंड को। तो हमने एक कार ली 14 लाख की, कुछ कैश दिया, इवेंट के अंदर का खर्चा, गिफ्ट्स आइटम दिए, गारमेंट्स के अंदर के खर्चे, ऐसे हम लोगों ने हमारा पूरा प्रॉपरली प्लान किया। और उन प्रॉपरली प्लान के साथ हमने हमारे जो फंड है उसको प्रॉपरली मैनेज किया। और अगर ऐसा कर देते हैं तो इस चीज को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, इसी चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हमने फंड को प्रोक्योर किया, और फंड प्रोक्योर को हमने पूरा प्रॉपरली उसका एप्लीकेशन किया, दैट मीन्स उसका यूटिलाइजेशन किया। तो और इसी के साथ ये होता है कॉन्सेप्ट खत्म। अब पॉइंट अराइज होता है, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें आपने ये 2 शब्द सिखा दिए हमको, लेकिन अब हमें ये बताओ कि ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बातें सर, ये जो बातें आप बोल रहे हो ये बातें तो किसके रिगार्ड में हो गई सर, नॉर्मल घरेलू बात करो सर अब बड़े बिजनेस की। तो दोस्तों अगर मैं बड़े बिजनेस की बात करता हूं तो आज भाई ने क्या सोचा, भाई बोले तो CA/CMA आशुतोष लाटा हु सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 इन CMA फाइनल। तो साहब हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि हमें हमारे बिजनेस को स्टार्ट करना है, नया बिजनेस सोचा, पैसा ठीक ठाक है और ठीक ठाक और कहीं से ले लेंगे। एक बार सोचो तो सही, क्या कहते हैं ना कि एक बड़े बिजनेसमैन बनने से पहले एक बड़ा आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बहुत बड़ा आइडिया मेरे पास आया और मैंने सोचा कि यार इस टाइम पर जो मार्केट है ना, वो मार्केट कहीं ना कहीं IT सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। IT सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काफी मार्केट के अंदर घूम आ रहा है। या दूसरा एक बिजनेस है मेरे पास, मैंने सोचा यार कोई भी आदमी है, अब इस टाइम पर इतनी व्यस्ततम लाइफ हो गई है, तो सबकी के पास अपनी अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है। सर बिल्कुल आपको देख के दिख रहा है कि हेल्थ को मैनेज करने का टाइम नहीं है। तो एक हेल्थ जो सेक्टर है वो भी अब धीरे धीरे काफी ग्रो होगा, मैंने ये सोचा। तो यार मैंने एक चीज सोची कि मैंने कहा कुछ ऐसा कर कमाल, अब आगे मत सोचना कि तेरा हो जाऊं, नहीं, कुछ ऐसा कर कमाल कि यार कुछ इसमें कुछ रिनोवेशन ला करके कुछ बहुत बड़ा अच्छा खासा इनोवेशन लाओ और कुछ अच्छी चीज लेकर के आओ। तो भैया हमने सोचा कि हम कोई ना कोई एक हेल्थ को लेकर के ध्यान में रखते हुए, और ये मेरे को लग रहा है कि हमारे यहाँ के इसके सेल हो गए हैं ओवर, तो मैं एक बार इसके सेल जो हैं वो चेंज करता हूं। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं चेंज करने के लिए। यस, तो मैंने क्या सोचा कि भैया ये चला, मैंने सोचा कि मैं कुछ हेल्थ सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कुछ
लाइक एन एनर्जी ड्रिंक काइंड ऑफ बोल सकते हैं। जो एनर्जी ड्रिंक काइंड ऑफ क्या होगा कि इसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन होंगे। आपको पता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, कभी खुद के लिए टाइम देने का मौका नहीं मिलता। और ऐसा होता है कि हम घर से लंच बॉक्स लेकर के निकलते हैं, 1 बजे हमने लंच किया, फिर घर पर रात को आ रहे हैं 9 बजे 10 बजे के लगभग। तो ये जो 1 बजे से लेकर के 10 बजे तक का टाइम है, इसमें हम लोग धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगते हैं और उस टाइम पर हमें हमारी बॉडी कुछ एनर्जी के लिए कुछ फूड की डिमांड करती है। और उस टाइम पर हम लोग क्या ऑप्शन पे जाते हैं, वड़ा पाव खा लेते हैं, बर्गर उठा लाते हैं, फ्रेंच फ्राइज मंगा लाते हैं, पिज्जा मंगा लेते हैं एंड सो ऑन। ऐसा सोचा, लेकिन इस सब चीजों के ऊपर मैंने क्या सोचा, सर आप तो है ना, एक तो ऐसे एग्जाम्पल देते आप अच्छे नहीं लगते हो। मैंने कहा मन को खुशी जो हो ना वो काम कर लेना चाहिए। तो मन को खुशी मिल रही है मेरे को ऐसा बोलने से, तो मैंने सोचा कि भाई कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाई जाए, एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाई जाए जिसको लेने से मतलब अगर कोई इंसान 4-5 बजे ये एनर्जी ड्रिंक पी लेना, क्योंकि 1 बजे का जो खाना खाया आपने वो 4-5 बजे तक तो जाएगा। आपने 4-5 बजे तक आपकी एनर्जी थी, 5 बजे आपने इस एनर्जी ड्रिंक को लिया और अगले 4 घंटे के लिए फुल रिफ्रेश। ऐसी एनर्जी ड्रिंक मैंने बनाने का सोचा। अब मैंने ये जब एनर्जी ड्रिंक बनाने का सोचा तो मेरे माइंड में आया कि आशुतोष जी आपने ऐसा काम, एक आइडिया तो आपने लिया अपने माइंड में, लेकिन आपने क्या दिमाग लगाया कि इस बिजनेस को चालू करने के लिए, इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कितने क्या रुपए की रिक्वायरमेंट होगी आपको पता है? मैंने कहा भाई साहब जिस लेवल का काम मैं करना चाहता हूं उस हिसाब से, अब देखो बड़ा सोचेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी घरेलू तो काम सोच ही लिया था ना, अब बड़ा सोचेंगे। मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को जो मार्केट ट्रेंड कहता है ना, उसके हिसाब से काफी अच्छी खासी डिमांड आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डिमांड आएगी, तो बहुत अच्छी खासी डिमांड आएगी। मुझे इस बिजनेस को करने के लिए समवेयर 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। कितनी? 10 करोड़ की 10 करोड़ रुपए की मेरे को रिक्वायरमेंट है। अब ये अगेन मैंने मेरी रिक्वायरमेंट डिसाइड की कि कितनी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे क्या करना है सर? अगेन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। आपको ये क्या चक्कर हो रहा है भाई? अब की बार तो सेल का भी चक्कर नहीं है, अभी तो नया सेल डाला है। इसका मतलब है क्या पेन में ही चक्कर हो गया क्या भाई? जस्ट एक सेकंड गाइज। यस चलिए, तो अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ फंड बोल दूं या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बोल दूं, एक ही बात है। तो सबसे पहला काम मेरे माइंड में आया, अरेंजमेंट करेंगे साहब फंड का। आशुतोष जी ऐसा बिजनेस करोगे? मैंने कहा हाँ। कितना रोकड़ा है आपके पास? मैंने कहा 1 करोड़। अब जब बड़ा सोच रहे हैं तो फिर खुद की जेब में भी तो बड़ा बोलेंगे ना। तो मैंने कहा 1 करोड़ मेरे पास है। तो कहा बाकी के 9 करोड़ कहां से लाओगे? अब की बार कोई बहन की शादी है 30-40 लाख वाली, जो आपके पास दोस्त आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब की बार ऐसा बिजनेस लेकर के आया हूं ना, मजा आ जाएगा। अब मेरे पास लोग आकर के कहेंगे सर थोड़ा सा पैसा हमारा भी लगा लो ना, थोड़ा सा पैसा हम भी देते हैं आपको आपके बिजनेस के लिए, तो थोड़ा पैसा आप भी लो हमारे पास से, कुछ पैसा बच जाएगा जो बाकी बाहर मार्केट से उठा लेंगे, लोन वोन ले लेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग अरेंजमेंट करने जा रहे होते हैं फंड का, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं और उन सोर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बाइफरकेट करते हैं। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं ऑनर्स फंड, दैट मीन्स जो आपके ओनर हैं उनका फंड। दूसरा बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब होता है कि उधार लिया हुआ फंड, तो बोरोड फंड। तो आपके पास आपको अरेंज करना है फंड, और फंड अरेंज करने के लिए आपके पास 2 सोर्स हैं। एक ऑनर्स फंड जिसमें आप लोग अपने शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं, कुछ आपकी रिटेन्ड अर्निंग जो आपकी है उनसे पैसा ले सकते हैं एंड सो ऑन। ये आपके ओनर्स फंड हो गए। फिर दूसरा आता है बोरोड फंड। अब ये बोरोड फंड क्या होता है? हो सकता है हम आपके डिबेंचर्स इशू करें,
सर ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? दोस्तों ये एक प्रकार से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा और आपने फाउंडेशन में भी देखा होगा, और आप लोगों को अकाउंट्स वाले सर ने भी बताया होगा, लॉ वाले सर ने भी ग्रुप 1 में बताया होगा। डिबेंचर्स जिसे हम हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। यहां पर क्या होता है, आप बाहर मार्केट के अंदर आपके डिबेंचर्स इशू करते हो। मतलब कि आज सपोज से मैंने इसका नाम रखा हेल्थ जेनिक आशु प्राइवेट लिमिटेड। हेल्थ जेनिक, वाह सर ये हेल्थ और आशु है ना, मैच करता थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहां पर हमने सोचा कि आपको फंड को कहां से मैनेज करना है। पहला, मैं कुछ मार्केट में शेयर्स इशू करूंगा। शेयर्स से क्या होगा, जो भी मेरे यहां के मेरी कंपनी का शेयर परचेज करेगा, मैंने मेरे शेयर की प्राइस रख दी, सपोज से एक शेयर की प्राइस रखी मैंने 1000 रुपीज। और ये पेन पता नहीं आज क्या चाहता है भाई, चलो मैं हाथ से लिखता हूं। मैंने 1000 रुपीज का शेयर का प्राइस रखा और मैंने ये कहा कि भैया जो भी आदमी मेरे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको कम से कम 100 शेयर्स लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स हर एक व्यक्ति कम से कम कितना रुपए इन्वेस्ट करेगा, 1 लाख रुपीज कम से कम इन्वेस्ट करेगा। कम से कम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे आपको। तो ऐसा करके मैंने 1 लाख रुपीज के हिसाब से मैंने कहा, और मेरे पास किस्मत इतनी अच्छी कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट था और मेरे पास इन्वेस्ट करने वालों की लाइन लग गई, और मेरे इन्वेस्ट करने वालों की लाइन लग गई और उन्होंने कहा हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। ऐसा करके मेरे पास मोटा मोटा 400 लोग आ गए। कितने? 400 लोग आ गए। मुझे एक चीज बताओ, हर एक जने ने 1-1 लाख रुपए का लॉट लिया और ऐसे 400 लोग हो गए तो कितना हुआ, 400 लाख, दैट मीन्स 4 करोड़। तो 4 करोड़ रुपए के तो मैंने शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में। कुछ मेरे पास रिटेन्ड मेरी अर्निंग पड़ी हुई थी 1 करोड़ की। फिर मैंने सोचा डिबेंचर्स इशू करेंगे। और डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स हमने कहा हर एक व्यक्ति को जो जितना लोन देना चाहता है हम @100 रुपीज के डिबेंचर इशू करते हैं। सर वो डिबेंचर्स पर लोन क्यों देंगे? मैंने कहा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलता है। हम क्या कहेंगे कि जिनको भी पैसा देना है, जिनके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, सपोज से मेरा दोस्त था, उसके पास 1 करोड़ रुपए पड़े थे। उसने कहा भाई देख, मैं मेरी यारी है बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं तेरे को लोन दे रहा हूं और तू मुझे इंटरेस्ट देगा। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मेरी कंपनी के तेरे को डिबेंचर्स दे दूंगा। 100 रुपए का एक है, तू 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता है, मैं तेरे को 1 लाख डिबेंचर मैं तेरे को इशू कर दूंगा। 1 लाख डिबेंचर मैं तेरे को इशू कर दूंगा। 1 करोड़ रुपए पर तेरे को 10% के रेट से मैं तेरे को ब्याज दूंगा। तो ऐसा करके मैंने मेरा फंड अरेंज करने का पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर दी। कुछ डिबेंचर्स इशू किए, कुछ मार्केट से लोन ले लिया। ऐसा कर करके मैंने पूरा फंड अरेंज कर लिया। तो ऐसा करके ये मैंने पूरा प्रॉपरली फंड को अरेंज किया। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ फंड। ठीक है, अब सबकी अलग अलग डिफरेंट रेट थी, सबकी अलग अलग बात थी। मैंने अरेंजमेंट तो एक बार के लिए तो कर लिया। तो मेरे पास अरेंजमेंट मैंने किया और अरेंजमेंट करने से मेरे पास 10 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए। अब 10 करोड़ मेरे पास हैं। अब 10 करोड़ रुपए को मेरे को इन्वेस्ट करना है। अब मेरे को इन्वेस्ट करना है, पैसा आ गया, अब यूज भी तो करेंगे। तो दोस्तों अभी अपन ने जब शादी करी तो हमने शादी के लिए अलग अलग खर्चे समझे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बिजनेस कर रहा हूं। और दोस्तों बिजनेस के अंदर हम लोग जो हमारा फंड को यूज करते हैं उनको अगेन ब्रॉडली प्रॉपरली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला बोला जाता है फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट और दूसरा कहलाता है करंट असेट इन्वेस्टमेंट। क्या हो रहा है भाई? दूसरा कहलाएगा करंट असेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा कहलाएगा करंट असेट इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट राइज होता है, सर
फिक्स्ड एसेट क्या होती है? मैंने कहा देखो ऐसी बातें ना करो, 11th 12th में बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को पढ़ के आए हैं। फिक्स्ड एसेट एक ऐसी एसेट जो फिक्स्ड रहे, फिक्स्ड एसेट कहलाती है। करंट एसेट ऐसी एसेट जो करंट हो, जिसमें करंट आए, नहीं, ऐसी एसेट जो कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप लोगों का फिक्स्ड नहीं होता है, वो रूटीन के अंदर आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। जैसे कि आपका कैश, जैसे कि आपके डेटर्स, जैसे आपने किसी को शॉर्ट टर्म में किसी को लोन दिया, लिया नहीं दिया, वो ये सब चीजें आपके करंट इन्वेस्टमेंट में आती है। आपका स्टॉक, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आपका करंट असेट में ही आता है। अब मुझे बताओ सर फिक्स्ड असेट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट होता है? मैंने सोचा यार मैं जब 10 करोड़ रुपए का इतना बड़ा काम कर रहा हूं तो मेरे को डेफिनेटली कोई ना कोई सी मुझे लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिएगी। भाई खाली रोड पे थोड़ी खोल के बैठ जाऊंगा, मेरे को एक लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिएगी, मुझे कुछ प्लांट एंड मशीनरीज भी चाहिएंगी। तो कुछ इस तरह का मैंने सोचा और मैंने देखा कि यार मुझे 10 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, मेरे पास मुझे लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिएगी, मुझे प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिएगी। करंट एसेट की बात करें तो मुझे कुछ स्टॉक मेंटेन करना होगा, मुझे कुछ डेटर्स भी होंगे, कुछ कैश भी मुझे चाहिएगा। इस तरह से करंट एसेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। अब पॉइंट यह है कि मुझे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मैं कर चुका हूं, पैसा कहां कहां से लेना है वो मैंने ले लिया। पैसा लेने से पहले बस मुझे यहां पर क्या एनालाइज करना था? मुझे एनालाइज करना था कि मेरे पास जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से जो मुझे पैसा अरेंज करने का मौका मिल रहा है वो मुझे कम से कम लागत पर प्राप्त हो। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड जब हम लोग कर रहे होंगे, भाई मुझे एक चीज बताओ, आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, आपका दोस्त कहता है तू 50,000 मेरे से ले जा, एक महीने बाद 60,000 दे देना। दूसरा दोस्त बोलता है मेरे से 50,000 ले जा और आप मुझे 55,000 दे देना। आप दोनों में से किससे लेना पसंद करोगे? डेफिनेटली सर जो हमको 55,000 रुपए लेगा। दैट मीन्स हमारी जहां पर इंटरेस्ट की कॉस्ट कम से कम लगेगी। अब पॉइंट राइज होता है सर इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है क्या? मैंने कहा नो। आपके पास जब आप किसी भी तरह से आपके पास पैसा अरेंज कर रहे होते हैं तो उसके रिटर्न में आपका जो लेंडर है, चाहे वो आपका ओनर्स इक्विटी होगी तो वहां पर डिविडेंड होगा, बोरोड फंड होगा तो वहां पर इंटरेस्ट होगा। इस फॉर्म में आपका रिटर्न आप उनको दे सकते हैं और वो रिटर्न जो आप देंगे उसको, वो आपके लिए क्या कहलाएगी? कॉस्ट। भाई आज मेरा दोस्त मुझे 50,000 दे रहा है, एक महीने बाद 55,000, 55,000 मेरे से लेगा, तो 5,000 रुपए क्या हुआ? इस 50,000 रुपए को अरेंज करने के कारण से ये 5,000 रुपए का जो खर्चा लगा ये है। तो ऐसा करके 55,000 रुपीज का आपका खर्चा होगा टोटल, जिसमें से 50,000 रुपए आए और 50,000 गए, 5,000 की लागत लगी। तो आप वहां पर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड जब कर रहे होंगे तो आप हर एक चीज की प्रॉपरली कितनी कॉस्ट लग रही है उन सब चीज को मैनेज करते हुए चलेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड की, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है आपका दो तरह से, एक फिक्स्ड असेट के अंदर, एक करंट असेट के अंदर। एक फिक्स्ड असेट में, एक करंट असेट में। फिक्स्ड असेट के अंदर बस अंतर इतना सा है, फिक्स्ड असेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वही करंट असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो अब हमें क्या सर केवल लॉन्ग टर्म वाले को सोच के चलें? क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला तो क्या है सर, गलती हो भी जाएगी तो छोटा सा शॉर्ट टर्म ही तो है, सुधार लेंगे। नो, हम लोगों को इन दोनों ही जगह पर जब हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो हमको दोनों ही जगह पर प्रॉपरली एनालिसिस करते हुए चलेंगे। प्रॉपरली एनालिसिस करने का मतलब क्या है? क्योंकि आपका, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों फिक्स्ड असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है, आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेज भी कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे भी ले सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज भी कर सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग इस चीज को प्रॉपरली एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि हम किस तरह का हमारा बिजनेस है, आगे हमारा फ्यूचर किस तरह का है। हमको पता चला कि 3 महीने 4 महीने के अंदर फ्यूचर है ही नहीं,
3-4 महीने बाद। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा? नो, रेंट पे लूंगा। तो अपन जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिक्स्ड एसेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बड़ा सोच समझ के करना होता है। रीजन क्या है? क्योंकि एक तो इसके अंदर काफी हाई वैल्यू इन्वॉल्व होती है, काफी हाई अमाउंट इन्वॉल्व होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये लो जी 2 करोड़ रुपए लग गए। प्लांट एंड मशीनरी, ये लो जी 1 करोड़ रुपए लग गए। तो काफी हाई वैल्यू ऑफ अमाउंट आपका यहां पे इन्वेस्ट होता है। दूसरा, यहां पर जो इन्वेस्ट हुआ हुआ अमाउंट होता है ना, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। रिवर्स इन द सेंस, एक बार लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली तो ऐसा नहीं है आज खरीदी कल बेच लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमने हमारे गलती से इस 10 करोड़ रुपए के पैसे में से हमने 6-7 करोड़ रुपए वहां इन्वेस्ट कर दिए आपके फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट के इन्वेस्टमेंट में, और उसके कारण से हमारे पास फंड का अरेंजमेंट जो प्रॉपरली, अब एक्चुअल में तो क्या होगा, बिकेगा क्या? माल। लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ी बिकेगी, बिकेगा तो माल। लेकिन हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पर हमने इतना अमाउंट इन्वॉल्व कर दिया कि हमारे पास स्टॉक तैयार करने के पैसे ही नहीं बचे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे को फिक्स्ड असेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों की प्रॉपर एनालिसिस करते हुए हम लोग प्रॉपरली एनालिसिस के साथ इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों, इस प्रॉपर एनालिसिस को समझने के लिए हमारे सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। दोस्तों, ये वो एक चैप्टर है जहां पर हम लोग हमारे फिक्स्ड असेट के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, उससे हमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे। और वो करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर, कैपिटल बजटिंग। तो ये हम लोग वहां पर जाकर के सीखेंगे कैपिटल बजटिंग में हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सर फिक्स्ड कैपिटल में, तो सर फिक्स्ड एसेट में तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, करंट एसेट में छोटा सा होता है, सर क्या सोचते हो सर? मैंने कहा नहीं। क्यों? यहां पर भी हमारे को सोच समझ करके इन्वेस्ट करना रहेगा। जैसे कि सपोज मैंने एक्सेस स्टॉक रख लिया, मैंने सोचा अरे यार पैसा खूब है, अभी भी 10 करोड़ रुपए लेकर के आए, 2 करोड़ रुपए का स्टॉक बना लो। अब होगा क्या? 2 करोड़ रुपए का स्टॉक बनाने से मेरे को क्या क्या लॉस हो सकते हैं? हो सकता है कि मेरा स्टॉक आउटडेटेड हो जाए, हो सकता है मेरा हेल्थजेनिक प्रोडक्ट है, हो सकता है वो एक्सपायर्ड हो जाए एक टाइम के बाद, हो सकता है कि मेरी डिमांड उतनी मार्केट में आए ही ना जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है। तो इस कारण से ओवर स्टॉकिंग के कारण से मेरी स्टोरेज कॉस्ट लग सकती है, डेफिनेटली मेरा यहां पर अमाउंट इन्वॉल्व है, कैरिंग कॉस्ट का, इंटरेस्ट का कॉस्ट मेरा इन्वॉल्व है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको मुझे कंसीडर करते हुए चलना है। डेटर्स है, डेटर्स क्या है सर? करंट असेट है। डेटर्स का मतलब सर हाई नंबर ऑफ डेटर्स रख सकते हो क्या? मतलब मैंने बाहर मार्केट में माल उधार ही बेचता रहा, अरे भाई खुश हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आएगा ना, आएगा तो एक साथ आ जाएगा, उधार की चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है डेटर्स। लेकिन इसके लिए भी हमको प्रॉपरली मैनेजमेंट देखना है कि डेटर्स किस तरह रखना है, क्या क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। और इस डेटर्स की क्रेडिट पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर भी है। डेटर्स के लिए हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है डेटर्स मैनेजमेंट। आपके वो चैप्टर हम डेटर्स मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक आपका कैश मैनेजमेंट का चैप्टर है, वो हम कैश मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और बाकी के अदर करंट असेट के लिए हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कि आखिरकार कितना वर्किंग कैपिटल रखना है, कितना कैश रखना है, उसके लिए हम लोग एक कैश फ्लो वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। फंड का कितना ऊपर नीचे कितना हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे फंड फ्लो ऑपरेशन। तो वो चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कि कैसे पैसा अरेंज करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें हमने यहां पर सीखेंगे। अब बात करते हैं आपके मेन फंक्शन की। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इसके बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली
ब्रॉडली इसके दो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए। किसके द्वारा डिस्कस किए गए? दो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए आपके इस एफएम के अंदर। पहला था कि फाइनेंस मैनेज करने के पीछे लॉजिक क्या है? हमारा माइंड सेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कोई भी बिजनेस करना है, क्या उद्देश्य है? सर पैसा कमाना, पैसा 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 पैसा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय की बात है जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दौर था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ना, इसको आउटडेटेड काइंड ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे थे कि ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। प्रॉफिट अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हो सकता है मेरे लिए 1 लाख का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है मेरे शेयर होल्डर के लिए 10 लाख का भी प्रॉफिट कम हो। तो प्रॉफिट इज ए ब्रॉड टर्म, सबके लिए पर्सन टू पर्सन डिफरेंट मीनिंग हो सकता है प्रॉफिट का। तो डिफरेंट मीनिंग प्रॉफिट का हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरा, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हमने क्या किया? हमने किसी को माल बेचा। एक तरफ था, मैंने सोचा 100 रुपए का माल है, यूजुअली 110 में बेचता हूं। एक कस्टमर आया, भैया मैं ना आपको 120 रुपए दूंगा, लेकिन ये 120 रुपए ना मैं आपको 2 साल बाद दूंगा। मैं क्या सोचूं, अरे यार 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्या बात है, आज तक तो 10 का ही होता था, 20 का हो रहा है, ले लो। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने केवल प्रॉफिट टर्म देखा, मैंने दूसरा टर्म कंसिडर नहीं किया, विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो आपका पैसा है उसकी टाइम वैल्यू भी है। ऐसा क्यों सर? मैंने कहा ध्यान से सोच के बताओ। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि देख बेटा, अगर तुम चाहो तो अभी हम आपको 50,000 रुपए गिफ्ट कर सकते हैं। सर बहुत बड़ी अमाउंट बोल दी, 500 बोलो सर। मैंने कहा चलो 500 बोल देना। आपके पापा ने, मम्मी ने बोला कि 500 रुपए आज दे सकते हैं या 500 रुपए परसों ले लो, तो आप क्या कहोगे? अरे ना बाबा ना, आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, चलो दूसरा ऑप्शन दिया तुम्हें, 500 रुपए आज ले लो या तुम 1 महीने बाद 600 रुपए ले लेना। अगेन आप क्या कहोगे? ना बाबा ना, पहला बात तो ये, आज मूड है कल बदल गया तो। मैंने कहा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब कि आज जो 500 रुपए की वर्थ है ना, वो आज के 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद 500 रुपए की क्या वर्थ होगी नहीं पता। उसके लिए हम प्रॉपरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हर एक चीज को कहता है कि अगर हमने कोई भी पैसा लिया या कोई भी पैसा दिया, उसके बदले में कोई, अगर हम उसका यूज किया, आज सपोज से मेरे पास एक्सेस पैसा था, मैंने पैसा दे दिया। मेरे पास एक्सेस पैसा था, मैंने मेरे फ्रेंड को पैसा दे दिया और 1 साल बाद वो मुझे 10% के ब्याज के साथ देगा, 10% के इंटरेस्ट के साथ वो मुझे वापस रिटर्न करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो उस मेरे फ्रेंड ने जो मेरा पैसा यूज किया, उसको यूज करने के एवज में उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा एज ए कॉम्पनसेशन। तो वो जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है ना, इंटरेस्ट जो उसने उस अमाउंट को यूज करने के लिए मुझे पे किया, वो क्यों पे किया और मैंने वो अमाउंट क्यों चार्ज किया? क्योंकि आज के जो मेरे लिए 1 लाख रुपए हैं वो 1 साल बाद मेरे 1 लाख रुपए नहीं होंगे। क्योंकि आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है आपके परचेजिंग पावर पैरिटी से। ये आप लोग सीएमए फाइनल के अंदर एसएफएम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो परचेजिंग पावर क्या कहती है कि आज जो आप लोग 1 लाख रुपए में परचेज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई कुछ इस कदर है कि आपको अगले साल वही चीज 1,05,000 रुपए की मिलेगी।
तो ऐसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको पता है आज की तारीख में ये जो एफडीआर है, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में होते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे घर में पेरेंट्स लोग या हमारे दादाजी वगैरह, जो वो वाली पीढ़ी है, वो वाली जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी, वो लोग इस एफडी के इन्वेस्टमेंट को सबसे बेस्ट मानते हैं क्योंकि सेफ है। बट एक्चुअल में बात करें तो एफडी का रिटर्न नेगेटिव परसेंटेज में होता है। एक्चुअल में एफडी का रिजल्ट नेगेटिव परसेंटेज में होता है। मैं आपको बता देता हूं लॉजिक। आपको क्या है कि आज आप लोग जाकर के ना अपने घर वालों को भी समझा देना ये बात। होता क्या है, हम लोग सोच के गए एफडी कराएंगे सर, मैंने कहा कराओ। 1 लाख रुपए की एफडी कराई, उस पर सपोज से 6% की रेट से इंटरेस्ट मिला, 1,06,000 रुपए हो गए अगले साल। वाह वाह वाह, 6,000 रुपए बच गए, 6,000 रुपए कमा लिए, बल्ले बल्ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आपके 6,000 रुपए ना, बेसिकली ये आपका रिटर्न नेगेटिव रिटर्न है। क्यों? क्योंकि जब आपने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पर जो सामान 1 लाख रुपए में आप परचेज कर सकते थे, आज उस 1 लाख रुपए वाले माल की कीमत 1,10,000 हो गई। इन्फ्लेशन कुछ इस कदर है, मतलब जो चीज आप 1,10,000 में परचेज कर, आप आज की तारीख में 1,10,000 पे करने पड़ेंगे, उसको उस टाइम पे 1 लाख में खरीद सकते थे। मतलब कि अगर आपने एफडी में करा दिया, आपने सोचा 1 साल बाद खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन तो कर दो, लेकिन अब आपको 4,000 रुपए और अरेंज करने पड़ेंगे। पहले जब आपने इन्वेस्ट किया था तब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि तब 1 लाख की रिक्वायरमेंट थी और 1 लाख आपके पास थे। क्योंकि इन्फ्लेशन इस रेट से है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरा समझाने के पीछे लॉजिक क्या है, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आपके पास पैसे की जो है वैल्यू वो आपके टाइम से भी गवर्न होगी। आज का 1 लाख 1 साल बाद के 1 लाख के इक्वल नहीं होगा। आप सोच के देखिएगा, आज के 1 साल पहले 80 या 90 रुपीज का जो पेट्रोल था, वो आज 110 या 120 रुपीज में बिक रहा है। जो आज के 2 साल पहले गोल्ड 30,000 में बिका करता था, जो गोल्ड आपका 30,000 में बिका करता था, वो गोल्ड आज 52,000 का बिक रहा है। वो आज 52,000 का बिक रहा है। क्यों? अब आप ये सोचो, अगर आपके पास 1 साल पहले 30,000 रुपए थे, आपने सोचा यार एफडी करा देते हैं, गोल्ड कहां बढ़ता है, आपने 30,000 की एफडी कराई, 6% के हिसाब से इन्होंने 31,800 रुपए बना के दे दिए अगले साल। और जाकर के पता चला कि अब गोल्ड लेने गए तो उन्होंने कहा सर गोल्ड की रेट तो 52 हो गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन के कारण से। तो आप जब भी कोई चीज करेंगे, चाहे वो आपका एक्सेस फंड अगर आपके पास है तो उसका इन्वेस्टमेंट, या आपको रिक्वायरमेंट है तो बोरो, तो ये आप इन सब चीजों के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 कॉन्सेप्ट हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, सोशल फैक्टर को इग्नोर करते हुए चलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो प्रॉफिट टर्म है वो काफी ब्रॉड है, हर एक पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकती है। रादर इसकी जगह जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो फोकस करता है आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और दोस्तों मैं आपको बता दूं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी आपके हितधारी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट तक के लिए। और ये वेल्थ कैसे मैक्सिमाइजेशन होगा दोस्तों? ये मैक्सिमाइजेशन होगा कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने आपके पास हैं, और एक शेयर की रेट जो कि आपकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है उससे, तो वहां से गवर्न होगी आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये मैक्सिमम मार्केट प्राइस पर शेयर, ये सारी चीजें किस पे बेस्ड हैं? आपकी अर्निंग प्राइस पर, आपके मार्केट प्राइस पर। ये सब चीजें, डिविडेंड वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर वो ये सब चीज भूल जाते हैं कि भैया हमें जिनसे पैसा लिया है उनको भी कुछ देना है। हो सकता है कि ये जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात आए तो हम लोग रिस्क वाले फैक्टर को भी इग्नोर कर दें। हम रिस्क की गेम खेल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक की भी रिस्क ले सकते हैं। इसलिए
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो सस्टेन नहीं कर पाया और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ओवर रूल कर गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। और एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका। ठीक है, ये आपके लिए हो गया है ऑब्जेक्टिव। और देन आपके इस बेसिक इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक का आखिरी पॉइंट, और वो आखिरी पॉइंट क्या बोलता है, आपका बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या चक्कर हो रहा है मेरे पेन को, समझ नहीं आ रहा है, निब खराब हो गई कि क्या खराब हो गया इसका। पता नहीं, हाथ से लिखेंगे। ये रहा ना अपना पेन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आखिरकार बेसिक फंक्शंस क्या हैं। तो बेसिक फंक्शंस आपके कौन कौन से हैं उनके ऊपर फोकस किया गया। अब भैया हाथ भी नहीं चल रहा है क्या, शाबाश। चलो ये रिएक्ट करें, तब तक के लिए आप सुनेंगे। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो हमने इनको भी क्लासिफाई किया। और इनको क्लासिफाई किसमें किया, इनको क्लासिफाई किया फर्दर तीन भागों में क्लासिफाई किया। मतलब हमारे जो फंक्शंस हैं उनको, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहला हमारा हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा हुआ हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा हुआ हमारा डिविडेंड डिसीजन। दोस्तों पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग डिसीजन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम यहां पर कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं जो कि होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हमारा कोई डिस्कशन है तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होगा। सर डेफिनेटली दो टाइप का, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। फिक्स्ड असेट का जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो फिक्स्ड असेट का इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका, जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। शॉर्ट टर्म डिसीजन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद में सेकंड आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फाइनेंसिंग मतलब कि कहीं ना कहीं पैसे को अरेंज करने से रिलेटेड है। तो कितना पैसा कहां से अरेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग ये हैं। बोरोड फंड में डिबेंचर्स, आपका लोन, ये सब चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। लेकिन हर एक जगह पर अलग अलग रिस्क है, तो अलग अलग आपके लेंडर्स को अलग अलग रिटर्न है। अब ऑब्वियसली बात है, हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो भी फाइनेंसिंग डिसीजन हो वो हमारा कम से कम कॉस्ट पर हो जाए। अब कम से कम कॉस्ट पर हमारा हो जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपरली हर एक सोर्स का प्रॉपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। जी हां, हर एक सोर्स से जहां से हम लोग कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, उन हर एक अरेंजमेंट करने को से जहां जहां से हम लोग अरेंज कर सकते हैं उन हर जगह का कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। लेकिन आपको बता दूं, हर एक तरह के कैपिटल की फाइनेंसिंग में अलग अलग लेवल की रिस्क इन्वॉल्व होती है। और उस रिस्क के बारे में जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे हमारा लिवरेज वाला चैप्टर। उस रिस्क को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे हमारा लिवरेज वाला चैप्टर। और रिस्क को, रिटर्न को, इन सब चीजों से हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगी, जब हम लोग हमारा प्रॉपरली जो सिक्योर्ड वे में हम लोग हमारा सिक्योर रिस्क के साथ, मतलब कुछ चीजें रिस्क भी, क्योंकि अब आपको पता है जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कि हायर रिटर्न नहीं आएगा। तो हमको थोड़ा रिस्क भी लेकर के चलना है और थोड़ा हमको हमारी कॉस्ट को भी कंट्रोल में करते हुए चलना है। तो कुछ रिस्क एलिमेंट भी लेंगे तो कुछ कॉस्ट एलिमेंट भी लेंगे। जब हम लोग इन दोनों का स्ट्राइक ऑफ करते हुए रिस्क और इसका ट्रेड ऑफ करेंगे कि हाँ भैया
थोड़ा लिमिटेड लेवल पर रिस्क भी हो जाए, लिमिटेड लेवल पर रिटर्न भी आ जाए, और रिटर्न वगैरह इन सब चीजों को देख करके कुछ इस तरह का हम लोग इनका ट्रेड ऑफ करेंगे ताकि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारा ऑप्टिमम एक लेवल बनाएंगे कि इतना मात्रा में हम लोग इक्विटी इश्यू करेंगे, इतनी मात्रा में प्रेफरेंस, इतनी मात्रा में डिबेंचर, इतनी मात्रा में बैंक लोन। तो जब हम लोग इन सब का एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और इस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे हमारे चैप्टर में जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसका नाम रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन वो है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड एक ऐसा ये आपके जो ओनर्स है ना, चाहे आपका इक्विटी शेयर वाले हों चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हों, इन लोगों को जब आप अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ शेयर, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जब आप इनको पे करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। अब ये होता क्या है, आपका डिविडेंड, यहां पर एक पॉइंट अराइज होता है कि हम डिविडेंड आज दें। आज सपोज से मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि भैया देख, तेरे से 2 लाख रुपए लेके आया हूं, तू हर महीने मेरे से 4,000 रुपए इंटरेस्ट लेगा, इससे बेटर है ना मैं तेरे 4,000 रुपए तेरे 2 लाख में ऐड कर देता हूं, अगले साल अगले महीने तेरे 2 लाख 4,000 हो जाएंगे, फिर उसके अगले महीने तेरे 2 लाख 4,000 पे ब्याज बनेगा, फिर हम लोग तेरे को फिर 4,000 का फिर ब्याज आ जाएगा, तो 2 लाख 8,000 एंड सो ऑन, ऐसा एक्यूमुलेट होते हुए चलेगा। तो तेरे को एक प्रकार से इनकम पर भी इनकम जनरेट हो जाएगी। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब कि आपका जो डिविडेंड है उसको होल्ड कर लिया कि भैया आपको डिविडेंड हम कुछ समय के बाद देंगे, एक्यूमुलेट करते हुए चलते जाए। तो यहां पर ये डिसीजन लेना है, डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में लेंगे कि डिविडेंड अभी पे करना है कि डिविडेंड को यहां पर होल्ड करना है। हो सकता है होल्ड करने से फायदा कब होगा कि कल को अगर होल्ड नहीं किया, डिविडेंड पे कर दिया, सपोज डिविडेंड बन रहा है 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए मैं उसको पे कर देता हूं तो मेरे पास कैश 1 लाख रुपए चला जाएगा। अब मेरे लिए डिविडेंड को होल्ड करना कब बेनिफिशियल है, कल को पता चला कि ये 1 लाख जो मैं डिविडेंड के रूप में देना चाह रहा था, इसको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आई 15% पर। इस 1 लाख रुपए के डिविडेंड को मैं 15% पर इन्वेस्ट कर सकता हूं, और सामने वाला जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको तो 10 ही देना है। तो मतलब डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर का, और हम इन्वेस्ट करके कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये डिसीजन लेना कि डिविडेंड को हम होल्ड करें कि पे करें, ये डिसीजन लेना डिविडेंड डिसीजन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए हर एक जगह पर काम आने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट मीन्स आज का 100 रुपए 1 साल के 100 रुपए के इक्वल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट इंटरेस्ट से रिलेटेड जुड़ा होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में। फिर हम लोग कुछ एनालिसिस टूल यूज करते हैं जिनका नाम है रेशियो एनालिसिस, वो हम लोग रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। तो दिस इज दी पूरा वाला ब्रीफ में इंट्रोडक्शन अबाउट आवर टॉपिक, अबाउट आवर सब्जेक्ट। और अब आप लोग फटाफट से इसके नोट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए रेडी ऑलरेडी कर दिए हैं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो। मैं लिखूंगा फिर उससे आपका थोड़ा समय ज्यादा खराब होगा, बेटर है मैंने आप लोगों के लिए नोट्स रेडी ऑलरेडी किए हुए हैं, बहुत ज्यादा पेजेस के नहीं है, 1 2 3 4 बस, और ये हाफ मार्क है। तो 4 पेजेस के नोट्स हैं, वो भी हमारी बुक के, आपकी कॉपी में 4 पेजेस नहीं जाएगा। और इसके अंदर मैंने वो सभी बातें लिखी हैं जो बात अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार इसको रीडिंग देते हैं कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, देन उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, मैं यहां से क्या करूंगा, मैं आपको केवल ये 2 पैराग्राफ दिखाऊंगा, फिर मैं एक एक लाइन ऊपर लेकर के आऊंगा। आप लोगों का ध्यान नीचे की तरफ होना चाहिए। जैसे अभी प्रोक्योरमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंड नजर आ रहा है, फिर आपको ये एज वी ऑल नोज नजर आएगा। यहां से मैं धीरे धीरे करते हुए एक एक लाइन ऊपर लेते हुए आऊंगा, आप लोग वहां पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे। मीनवाइल हमारा कैमरा कह रहा है कि आजा मुझे चार्जिंग दे जा, तो एक बार के लिए मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं और मैं चार्जिंग देकर के आ रहा हूं इसको। तो जस्ट मैं 1 मिनट के लिए वेट करेंगे।
यस गाइस, सो हमने इसको चार्जिंग दे दिया है। आइए, सबसे पहले क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दो शब्दों का मिलान है भैया, एक फाइनेंस एक मैनेजमेंट। और यहां पर अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस है क्या, फाइनेंस इज नथिंग, फाइनेंस इज जस्ट मनी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जस्ट ए मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसे को किस तरह से मैनेज करना है ये आपका एफएम बोलता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर दो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड को प्रोडक्टिव यूज के साथ अगर हम लोग करते हैं तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि आपके पास दो तरह की एक्टिविटीज यहां पर इन्वॉल्व होंगी, पहला प्रोक्योरमेंट ऑब्लिक अरेंजमेंट ऑफ फंड और दूसरा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एज वी ऑल नोज, जैसा कि हम लोग हमेशा से जानते हैं, टू स्टार्ट, रन, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई, आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए मतलब कि और बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है। और इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए फंड को अरेंज करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरह का सोर्स होता है आपका प्रोक्योर करने के लिए, पहला ओनर्स फंड, दूसरा बोरोड फंड। ओनर्स फंड में हम इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग, और वहीं बोरोड फंड में हम लोग करते हैं आपके डिबेंचर्स, आपके बॉन्ड्स और आपके लोन्स एक्सेट्रा को। और इन सब की एक अलग अलग रिस्क स्टोरी है, सबका अलग अलग कॉस्ट है, सबकी अलग अलग रिस्क है, और हम लोगों को क्या करना है, उनकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है कंपनी के एस्पेक्ट में, ताकि हम लोग हमारा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकें कंपनी के लिए। देन एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात कर लेते हैं। तो अब हमारे पास पैसा आ गया, इस पैसे का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करना है, और बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास दो सोर्स हैं, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। तो अब कहां पर कितना इन्वेस्ट करना है, इसके लिए हम लोग फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट और करंट असेट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट का मतलब वही चीज कि फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करने को हम लोग को प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर को काफी हाई वैल्यू ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इरिवर्सिबल है, एक बार अगर गलती कर दी तो हो सकता है कि इस गलती की सजा बिजनेस को बंद करके भी चुकानी पड़े। फिर वही बात करें आपके करंट असेट की, तो यहां पर भी हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे को करंट असेट में इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए जितना एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है। और ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट की कहां से कैलकुलेशन होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाले चार टॉपिक से। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल, एक्स्ट्रा करंट असेट रखने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों भाई, अगर मैं स्टॉक, मेरे को माल बेचना है 50 लाख का, 2 लाख का स्टॉक रखने से कोई मेरे को ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा क्या? नो, 1.5 करोड़ का माल पड़ा रहेगा। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 50,000 का माल बेचता हूं और 2 लाख का स्टॉक बना लेता हूं तो 1.5 लाख रुपए का माल घर में पड़ा रह जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। और इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, कि यहां पर हमारा टारगेट होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये सब चीजें, लेकिन इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजेक्ट कर दिया गया। रीजंस वही जो हमने डिस्कस किए। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं, वही आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वर्थ बनाना, उनकी वेल्थ बनाना, कि हाँ जी आपके पास जो शेयर्स हैं आपने खरीदे थे 10 रुपए के, आज उनकी वैल्यू 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए हो गई है। इससे क्या होगा, इससे मार्केट के अंदर आपके पास जो कस्टमर, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिलाय बनेगा, और कल को अगर हमारे को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमारे पास काफी मात्रा में फंड अरेंज हो सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ऐसी कंपनी का हिस्सेदार बनना चाहेगा जो काफी अच्छा रिटर्न देती है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। फिर शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे आएगी, करंट मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल सी चीज है, अगर हायर द प्राइस तो हायर विल बी द वैल्यू, तो वेल्थ। और अगर हम ऑब्जेक्टिव का रिफ्लेक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है, हर एक एक्टिविटी कहां से रिफ्लेक्ट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो डील करता है किसके साथ, आपकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के साथ, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये रिफ्लेक्ट कहां से होगी,
आपकी अर्निंग प्राइस पर शेयर से या मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ। और फिर आपने कह दिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहां पर केवल लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल प्रॉफिट कमाना ही आपका उद्देश्य नहीं हो सकता, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। सो हम प्राइमरली कंसर्न कह सकते हैं कि भैया आखिरकार केवल और केवल एक ही काम है, वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना। फिर मेन फंक्शन की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहां पर दो तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर फिक्स्ड असेट, शॉर्ट टर्म में करंट असेट। जो डिस्कशन कहां होगा? लॉन्ग टर्म का कैपिटल इन्वेस्टिंग में, शॉर्ट टर्म का वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में। फाइनेंसिंग डिसीजन कि भैया कौन सा पैसा कहां से अरेंज करना है, तो किसकी कितनी कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। किसमें कितनी रिस्क है, ये लिवरेज वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और कॉस्ट, रिस्क, इन सब चीजों को मिक्स करके प्रॉपरली यूटिलाइज करके जब हम लोग हमारा एक बेस्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बेस्ट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कैपिटल थोड़ा पैसा इक्विटी से, थोड़ा प्रेफरेंस से, थोड़ा लोन से, थोड़ा डिबेंचर से, जब हम इन सब चीजों को मिलाकर के एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और वो पढ़ेंगे हम लोग हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। फिर डिविडेंड डिसीजन की बात करेंगे कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है? एक प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम लोग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, और वो आपका, हमको यहां पर डिसीजन क्या लेना है कि भैया इस पैसे को री इन्वेस्ट करें कि अभी पे कर दें। और इसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे? डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में। और आपको पता है कि एफएम के अंदर मनी ट्रांजैक्शन जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं, तो उनकी सबकी डिफरेंट वैल्यू होती है। उन डिफरेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट्स ऑल। ये है जी आपका पूरा आपका सब्जेक्ट और इस पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एफएम का पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इसके नोट्स कॉपी करने हैं। और नोट्स कॉपी कैसे करेंगे? मैं फुल स्क्रीन पर आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं। आप अपना वीडियो को करेंगे पॉज और जितना भी स्क्रीन पर शो हो रहा है उसको आप लोग कर लेंगे कॉपी। तो स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर मैं आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं और फिर आप इसको कॉपी कर लेंगे फटाफट। मैं जैसे ही बोलूंगा पॉज तो आप लोग अपने वीडियो को पॉज करेंगे और जितना स्क्रीन पर है उतना पूरा कॉपी कर लेंगे। फिर आप प्ले करेंगे, मैं स्क्रीन को अप डाउन कर दूंगा, फिर आपको मैं वहां पर वापस बोलूंगा अब यहां से यहां तक का कॉपी कर लीजिए, तो फिर आप वहां से वहां तक का कॉपी कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल। इस इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम वाले टॉपिक का यहीं पर समापन होता है। अब फटाफट से आप लोग कॉपी कर लेंगे, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं, तो वीडियो को कर लीजिएगा पॉज और आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कहां तक? इस हेडिंग तक कॉपी कर लीजिएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड जहां लिखा है वहां तक। यहां से यहां तक का कॉपी कर लेने के बाद आप लोग यहां से यहां तक का कॉपी कर लीजिए। यहां से यहां तक कॉपी करने के बाद आप लोग इसको यहां से यहां तक कॉपी कर लेंगे। देन इसके बाद में आप लोग यहां से यहां तक कर लेंगे कॉपी। यहां से यहां तक कॉपी कर लेने के बाद आप लोग यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। यहां से यहां तक का कॉपी करने के बाद
आप लोग यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। यहां से यहां तक का कॉपी करने के बाद आप लोग यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। और यहां से यहां तक का कॉपी कर लेने के बाद आप लोग यहां से यहां तक का कॉपी कर लेंगे। और यहां से यहां तक का कॉपी कर लेने के बाद आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। जहां तक आपने कर लिया था वहां तक ठीक है, उसके नीचे का आप कॉपी कर लेंगे। देन इस मेन फंक्शन पर कॉपी करने आएंगे आप। इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। इसके बाद आप अपने फाइनेंसिंग डिसीजन को कॉपी कर लेंगे। हार्डली बस 2 मिनट की बात है बस। अब इसको कॉपी कर लेने के बाद आप डिविडेंड डिसीजन को कॉपी कर लेंगे। और इसको कॉपी करने के बाद आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। दैट्स ऑल। ये लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना आपको एफएम का, वो होता है कंप्लीट। प्रॉपर वाला कंप्लीट हो चुका है आपका इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम वाला टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं रियल में एक ओवरव्यू हमको प्रॉपरली पता चल चुका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो मुझे इसके बारे में अपडेट करना मत भूलिएगा। आप मुझे इसके लिए, अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं आशुतोष सर ने एफएम की शुरुआत काफी अच्छी करी है, तो आप मुझे इसके बारे में जरूर अपडेट कीजिएगा विद योर मैसेजेस एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो की कैसा लगा आप लोगों को। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस पार्ट के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, फिर हम लोग हमारा प्रॉपरली प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ आप और हम लोग। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप लोगों के साथ। ओके, बाय बाय।